जय हिंद दोस्तों। अगर तुम किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या तुमने अगर पॉलिटी पढ़ी है ना, तो उसमें तुमने 42 अमेंडमेंट के बारे में जरूर पढ़ा होगा कि 42वां संविधान संशोधन जरूर पढ़ा होगा, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो इस 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला जाता, लघु संविधान इसे क्यों बोला जाता, इसमें क्या क्या सुधार करे गए थे, इन सब चीजों को आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते कि 42वां संविधान संशोधन करा कब गया था। 42वां, तो एक बात मैं तुम्हें अभी बताऊं, एक तो 42वां और एक 44वां, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसे तुम ट्रिक से याद कर लियो। देखो 42 और 44, तो 42वां कब हुआ था 1976 और 44वां कब हुआ था 1978। कैसे याद रखोगे, 4 और 4 8, 4 और 2 6, तो 42वां 1976, 44वां 1978। इस तरीके से तुम इसे याद रख सकते हो। किसके द्वारा करा गया तुम्हें पता होगा, 1975 से लेकर 1977 तक, 1975 से 1977 तक हमारे देश में क्या लग गई थी, इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई थी आंतरिक अशांति के आधार पर। तो उस समय पे इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये संविधान में बहुत कुछ चेंज कर दिया गया। देखो चेंज एक तो है कि छोटी मोटी चेंज हो गया, लेकिन कुछ ज्यादा ही चेंज करने की कोशिश करी गई थी, किसके द्वारा, इंदिरा गांधी जी के द्वारा। इस वजह से इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता, यानी कि बहुत ज्यादा इसमें संशोधन कर दिया गया था। संविधान में संशोधन कैसा होता है ये तो पता होगा ना, नहीं पता ना, मैंने वीडियो बना रखी, जाकर देख सकते हो, डिटेल में समझा रखा। आर्टिकल कौन सा तुम्हें पता, 368। संविधान में संशोधन किसके तहत होता है, 368 के तहत, आर्टिकल 368। चलो एक क्वेश्चन है मेरा, ये बताओ ये आर्टिकल 368 संविधान के कौन से भाग में आता। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया ना कि 368 के तहत होता है संशोधन, कौन से भाग में आता है ये तुम्हें बताना। अब हम देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में क्या क्या चेंज करे गए थे, क्या क्या शब्द जोड़े गए थे या हटाए गए थे। तो देखो सबसे पहले प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंदर 3 वर्ड जोड़े गए, कौन कौन से, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अगर तुमसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले कोई कि हमारी जो प्रस्तावना है, प्रिम्बल जो है, उसमें कितनी बार संशोधन हुए, तो केवल एक ही बार हुआ। कब हुआ था, 1976 में। कि 42वां संविधान संशोधन था, कब हुआ था, 1976 में। याद रखियो 42वां। तब इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसके बाद हमारी जो प्रस्तावना उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ, तो इसे तुम याद रख सकते हो। तो ये वर्ड कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए गए कि बताओ कि प्रस्तावना के अंदर कौन कौन से नए वर्ड जोड़े गए थे, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसे पंथ निरपेक्ष भी बोलते हैं। इसे इस तरीके से याद रख सकते हो, सपा आ, देखो सपा से याद रख सकते हो, यानी कि समाजवादी, पैसा पंथ निरपेक्ष, आ से हो गया अखंडता। तो ये तुम इस तरीके से याद रख सकते हो, सपा, है ना। देखो एक तो हो गया प्रस्तावना के अंदर संशोधन, दूसरा मूल कर्तव्य 51 क में जोड़े गए थे, और 51 क यानी कि आर्टिकल कौन सा था, 51 क, और भाग कौन सा था, भाग 4 क। संविधान के अंदर मूल कर्तव्य पहले नहीं थे, ओरिजिनली नहीं थे। जब हमारा संविधान बनाया गया था, मूल अधिकार तो ओरिजिनली दिए गए थे, यानी कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उस संविधान के अंदर हमारे क्या कर्तव्य नहीं थे, क्या नहीं थे, कर्तव्य। तो बाद में मूल कर्तव्य जोड़े गए, किस कमेटी की सिफारिश पे, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे ये जोड़े गए थे, और टोटल उस समय पे 10 ही मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। हालांकि 86वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन समझ रहे हो ना वर्ड को, कि संविधान के अंदर संशोधन करके कुछ जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। तो ये टोटल कितने कर्तव्य हो गए, 11। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने जोड़े गए थे, 10। बाद में एक और जोड़ा गया, कितने हो गए, 11। तो इस तरीके से तुम इसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य है, यानी कि जो कैबिनेट सलाह देगी राष्ट्रपति को, वो उसे माननी ही पड़ेगी। ये चेंज करा गया था संविधान के अंदर, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जो भी 42वें संविधान संशोधन करा गया, तो ये संविधान के अंदर मेंशन कर दिया कि कैबिनेट अगर राष्ट्रपति को सलाह देती तो वो मानना ही पड़ेगा राष्ट्रपति को, ठीक है। चौथा है, प्रशासनिक अधिकरणों व अन्य मामलों पर अधिकरणों की व्यवस्था। भाग 4 क, देखो ये 4 कह रहा हूं, सॉरी 14 क मतलब ए मतलब अमेंडमेंट। देखो जिन संविधान के जिन आर्टिकल के पीछे क, ख, ग या ए बी सी डी को इस तरीके से लिखा होता, वो बाद में जोड़े गए, यानी कि पहले नहीं थे। जैसे क्या है, भाग 4 क यानी कि 4 ए मतलब अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया।
51 कै मतलब 51 ए, ये पहला नहीं था, बाद में जोड़ा गया है ना। ए मतलब अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। देखो पांचवा, देखो 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटें निश्चित कर दी गई। यानी कि ये बोल दिया गया कि 2001 तक, है ना, 1971 में जनगणना हुई थी, तुम्हें पता हर 10 साल में होती, 1961 में हुई थी, 1971, 1981, इस तरीके से होती रहती है। तो ये बोल दिया गया कि 1971 की जनगणना के आधार पर हमारी जो लोकसभा और राज्य की विधानसभा के अंदर जो सीट है ना, वो अब निश्चित रहेंगी। कब तक? 2001 की जनगणना होने तक। यानी कि जितनी भी सीट है वे 2001 की जनगणना होगी, उसके बाद में देखेंगे हम जनसंख्या बढ़ रही है घट रही। जिस राज्य में जनसंख्या बढ़ेगी उस राज्य की लोकसभा में सीट बढ़ा देंगे, जिसकी घटेगी उसकी घटा देंगे। तो ये कब तक के लिए निश्चित कर दिया गया था? 2001 तक के लिए। तो 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा और राज्य की विधानसभा की सीटें निश्चित कर दी गई थी। हालांकि अभी 2026 तक निश्चित है। इसके बाद अब जो 2021 की जनगणना होगी, इसके आधार पर 2026 में थोड़े बहुत चेंज होंगे, तो बाद में हम देख लेंगे जब 2026 आएगा। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर। देखो ये बहुत बड़ी बात थी कि हमारा जो संविधान है उसके अंदर ये संशोधन कुछ भी कर लो, उसे न्यायिक जांच से बाहर कर दिया। यानी कि अभी देखो जैसा मूल अधिकार है, हमारे मूल अधिकार हमारे क्यों इतने महान बोले जाते, क्यों इन पर ज्यादा जोर दिया जाता? क्योंकि इनकी गारंटी, इन्हें लागू करने की गारंटी सुप्रीम कोर्ट की। अब देखो मूल अधिकार संविधान के अंदर है, संविधान के अंदर चेंज करेंगे तो बदलाव तो होगा ना, संविधान में बदलाव होगा, संशोधन होगा। लेकिन इनके द्वारा ये बोल देगा कि संविधान के अंदर अगर संशोधन करेंगे तो वो न्यायिक जांच से बाहर होगा। यानी कि ना ही सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ कर सकता, ना ही हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का तो मतलब ही नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी उसमें कुछ नहीं कर सकता, ये इनके द्वारा बोल दिया गया। फिर से समझ लो कि संविधान के अंदर अगर संशोधन ये करेंगे तो वो न्यायिक जांच से बाहर होगा। यानी कि अगर इनके द्वारा कुछ संशोधन संविधान के अंदर कर दिया गया वही सही है। हमारे संविधान के अंदर अब तक सरकार ना बहुत कुछ चेंज कर देती, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, चाहे बीजेपी कांग्रेस की, उसे अपने हिसाब से चला लेती। हमारी जो न्यायपालिका है वो संसद पर अंकुश लगाए रखती कि तुम संविधान के अंदर कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा चेंज नहीं करने के। देखो सातवां, देखो न्यायिक समीक्षा एवं रिट न्याय क्षेत्र में एससी और एससी की शक्ति में कटौती। जो तुम रिट के बारे में जरूर सुना होगा तुमने, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, परमादेश रिट, इन सब रिटों के बारे में जरूर सुना होगा। देखो अगर हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता था तो हम कहाँ जाते थे? आर्टिकल 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 का यूज करके कहाँ जाते थे हम? हाई कोर्ट। और इनके तहत हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर अब ये क्या कर लेते थे? रिट जारी करवा लेते थे। तो किसके द्वारा? 32 और 36। लेकिन इनके द्वारा क्या कर दिया गया? रिट के न्याय क्षेत्र में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की शक्ति में कटौती कर दी गई। तो देखो वैसे तो कहने को तो ये सब एक ही चीज है, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे कवर होते जा रहा है। इस बस लेक्चर को ध्यान से समझ लो और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे 86वां संविधान संशोधन बता दिया, 32वां, 86वां कब हुआ था? 2002 में। कब हुआ था? 2002 में। ये 32 बता दिया, आर्टिकल 226 बता दिया। तो इसके साथ साथ ये सब चीजें चल रही, तो इन पर ध्यान से नजर गड़ाए रखो। देखो डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से भाग में आती है? संविधान के भाग 4 में। तो के कार्यान्वयन के लिए बनाई गई विधि न्यायालय अवैध घोषित नहीं कर सकता। मूल अधिकार है और हमारे संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, यानी कि वे तत्व जो राज्य के कानून बनाने के लिए उसे निर्देश देते हैं। तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? डीपीएसपी में रखे गए हैं वो। तो देखो उनसे प्रेरित होकर राज्य की सरकार कानून बना सकती है। लेकिन इनके द्वारा एक बात बोल दी गई यहाँ पे कि अगर हम उनसे रिलेटेड कोई कानून बनाते तो उस बनाए हुए कानून से, उस विधि से अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता तो वो तुम क्या कर सकते हो? उसे सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित नहीं कर सकता। तुमने अगर पढ़ा होगा मौलिक अधिकारों को, उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि अगर तुम्हारे मौलिक अधिकारों का हनन होता, मान लो केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार कोई कानून ऐसा बनाती जो तुम्हारे मूल अधिकारों को कम करने का काम करता, तो तुम उसे क्या कर सकते हो? न्यायालय में जा सकते हो, दरवाजा खटखटा सकते हो। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हो और बता सकते हो कि ये इनके द्वारा ये कानून बनाया गया, ये हमारे मूल अधिकारों को कम करने का काम कर रहे हैं। तो न्यायालय क्या करता है? उसे फिर जो कानून है या तो सरकार से बोलता है इसमें संशोधन करो, कुछ इसमें बदलाव करो, या ये जो तुमने कानून बनाया इसे रद्द करो। लेकिन इनके द्वारा ये बोला गया कि डीपीएसपी के कार्यान्वयन के लिए जो हम कानून बनाएंगे, जो हम विधि बनाएंगे, और उससे अगर मूल अधिकारों का हनन हो भी रहा तो भी
न्यायालय यानी कि ना ही सुप्रीम कोर्ट ना ही हाई कोर्ट उसे अवैध घोषित कर सकता। यानी कि हमने अगर कानून बना दिया डीपीएसपी को लागू करने के लिए, तो उसे तुम किसी भी कंडीशन में रद्द नहीं कर सकते, चाहे तुम्हारे मूल अधिकार कम हो या चाहे तुम्हारे मूल अधिकार बढ़े। तो किसके द्वारा बोल दिया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये बोला गया था। हालांकि बाद में रद्द कर दिए गए थे, इसमें तो कुछ प्रावधान बताऊंगा अभी। नवा देखो, संसद को राष्ट्र विरोधी कार्यान्वयन के कार्यकलापों के विषय में विधि बनाने की शक्ति, कि अगर हमारे देश के हमारे राष्ट्र के खिलाफ कोई अगर षड्यंत्र रचा जा रहा तो उस पर रोकने के लिए कानून बनाने की शक्ति दे दी किसे? संसद को। यानी कि राष्ट्र विरोधी जो कार्यकलाप होंगे उनके खिलाफ विधि बना सकती कौन? संसद। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे ये। 10वां है देखो, 3 डीपीएसपी जोड़ी गई। देखो हमारे जो संविधान के अंदर जो डीपीएसपी थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उनके अंदर और 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। कौन कौन से? एक तो आर्टिकल 39A के तहत समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, तुमने पढ़ा होगा जरूर। आर्टिकल 39A, इसमें क्या है कि सबको समान न्याय मिलेगा, सबको विधिक सहायता मिलेगी, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। तुमने नालसा का नाम सुना होगा जरूर। उसकी स्थापना इसके तहत ही करी गई थी कि गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता मिल सके। वो क्या करती? गरीबों को क्या करती? कानूनी सहायता देने का काम करती, वो भी फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। आर्टिकल 43A, उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना। यानी कि जो उद्योग है, हमारे जो फैक्ट्री वगैरह हैं, उनमें श्रमिकों की जो भागीदारी उसे सुरक्षित करने के लिए कदम उठाएगी राज्य की सरकार। नेक्स्ट है 48A, रक्षा, पर्यावरण को बेहतर बनाना और जंगलों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना। किसके तहत? आर्टिकल 48A। ए समझ रहा हो ना, मैं बोल रहा था अभी, ए मतलब अमेंडमेंट, ए मतलब अमेंडमेंट। बाद में जोड़े गए ये आर्टिकल 43 में या आर्टिकल 48 में, ए मतलब अमेंडमेंट करके जोड़े गए ये प्रावधान। देखो अब डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाता है, चाहे तुम पैट का उठा के देख लो, यूपी पैट का, चाहे तुम यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, चाहे तुम किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, उसमें एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता कि जैसे ये पूछ लेगा कि शिक्षा किस सूची में आती है। संविधान के अंदर 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट दी गई, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये पूछ लेता है कि जो शिक्षा है ये कौन सी लिस्ट में आता, राज्य सूची में, केंद्रीय सूची में, समवर्ती सूची में। तो देखो मैं तुम्हें भी बता दूं, ये 5 चीज कौन कौन सी? शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्यायालयों का गठन एवं संगठन, न्याय प्रशासन, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के अलावा सभी, ये सब चीजें कब जोड़ी गई थी? मतलब 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये सब राज्य के अंतर्गत आते थे, इन्हें समवर्ती सूची में डाल दिया गया। समझ गए? जैसे शिक्षा थी पहले राज्य सूची में आती थी और अभी किस में आ गई? समवर्ती सूची में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस में आ गई? राज्य सूची में। वन किस में आ गए? समवर्ती सूची में। नापतोल समवर्ती सूची में। ये जितने भी यहाँ पर प्रावधान दिए गए ये सारे समवर्ती सूची में डाल दिए गए। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा को यानी कि एजुकेशन को समवर्ती सूची में कब डाला गया था? तो कब डाला गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। दोस्तों और भी प्रावधान जोड़े गए थे, जैसे संसद के कार्यकाल को यानी कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष, उसे बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। और भारत के किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपातकाल करने की घोषणा भी इसके अंतर्गत आ गई थी। देखो केंद्र में संसद और राज्य में विधानमंडल के अंदर कोरम को खत्म कर दिया गया था। कोरम क्या होता? कोरम वो होता जिसके बिना संसदीय कार्यवाही शुरू नहीं हो सकती। जैसा भी क्या है, लोकसभा के अंदर टोटल 552 सदस्य हैं, तो ये बोला गया कि इसका कोरम कितना होगा? 1/10, लगभग 55 सदस्य अगर होंगे तो क्या होगा? ये लोकसभा की कार्यवाही चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी। कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए। लेकिन इनके द्वारा बोल देगा कोरम वोरम छोड़ो, जितने एक भी सदस्य आ रहे चलाओ लोकसभा की कार्यवाही या राज्य के विधानमंडल उनकी कार्यवाही। तो ये था 42वां संविधान संशोधन। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में 44वें संविधान संशोधन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इससे लेक्चर और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों ये लेक्चर तुम्हें कैसा लगा? अगर पसंद आता है तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।